चूँकि आजकल बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का चुनाव चल रहा है, विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रखंड इकाई पे चुनाव प्रक्रिया चल रहा है। तो आज का ये वीडियो मेरा इसी चुनाव प्रक्रिया से संबंधित होगा। आखिर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का चुनाव कैसे होता है? मैं चुनाव कैसे करूँगा? तो आज का वीडियो जो मेरा है, इसी संबंध में है। मैं बता दूँ सबसे पहले, ये है हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संविधान की पुस्तकें, जिसपे कि मात्र 16 पृष्ठ है, जिसमें आपको 10 अध्याय मिलेंगे और 2 अनुसूची मिलेंगे। इस 10 अध्याय और 2 अनुसूची में इसका विवरण किया गया है कि हमारे जो संघ है वो राज्य स्तर पर उसका संगठन का स्वरूप क्या होगा, प्रमंडल स्तर पर संघ का स्वरूप क्या होगा, जिला स्तर पर हमारे संघ का स्वरूप क्या होगा, अनुमंडल स्तर पर हमारे संघ का स्वरूप क्या होगा, प्रखंड स्तर पर हमारे संघ का स्वरूप क्या होगा और विद्यालय स्तर पर हमारे संघ का स्वरूप क्या होगा, इसकी विस्तृत वर्णन किया गया है। लेकिन खैर, मैं आज संविधान पर बात नहीं करूंगा। मेरा आज का टॉपिक है कि आखिर हम वोट कैसे करें, वोटिंग कैसे होती है, हम अपने प्रत्याशियों को चुनते कैसे। जब प्रखंड स्तर पे, जो निचले स्तर है, पहले तो विद्यालय स्तर पे होती है और फिर जो प्रखंड स्तर की बारी होती है, जिसमें बहुत सारी गहमागहमी होती है, उसमें हम अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनें, ये मेन मकसद है। और मेरे आज का इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है बताना कि आप, अगर आपके प्रखंड में चुनाव होता है तो आप अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनें। नमस्कार, मैं शशि शेखर। मैं मधुबनी जिला के श्री कामेश्वर प्लस 2 उच्च विद्यालय पंडोल में कार्यरत हूँ और मैं भी संघ का एक सिपाही होने के नाते और एक सदस्य होने के नाते मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पे एक वीडियो बनाया जाए, ताकि हमारे बहुत सारे साथियों जो अनभिज्ञ हैं कि आखिर प्रखंड स्तर पे जो चुनाव होता है संघ का, वो कैसे होता है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि प्रखंड स्तर पे जो चुनाव होते हैं उसमें मुख्य जो पद है वो साधारण पार्षद के होते हैं, जिला पार्षद के होते हैं, अनुमंडल पार्षद के होते हैं और भी बहुत सारे पद हैं। प्रखंड सचिव होते हैं, प्रखंड अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, वो सब का भी चुनाव होता है। लेकिन जनरली अमूमन देखा जाता है, आप उल्टा के देखेंगे तो और सब पद पे तो इतनी मारा मारी नहीं होती है, लेकिन साधारण पार्षद, जिसको कि राज्य पार्षद कहते हैं, जिला पार्षद जो कि जिला स्तर पे वोटिंग के, जिला स्तर तक के पद पे वोटिंग के अधिकारी होते हैं, वो पद, और अनुमंडल पार्षद पे मुख्य रूप से फाइट होता है, कुश्ती होती है। तो हम उस पदों पे कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो होता क्या है कि हमारे संविधान के अनुसार जो निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड में जितने भी विद्यालय होते हैं, उसके जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग में हो या टीचिंग में हो, सभी हमारे साधारण सदस्य होते हैं, यानी मतदाता होते हैं हमारे। तो उस सबों को कलेक्शन करके एक मतदाता सूची निकालते हैं। मैं चूंकि मधुबनी जिला के पंडोल प्रखंड से हूं, तो मैं उदाहरण के रूप में उसी को मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, ये जो है अभी चूंकि पंडोल में भी चुनाव होने वाला है, तो मैं उसी को एक उदाहरण लूंगा, उसी के प्रखंड का उदाहरण लूंगा। ये देख लीजिए, ये मतदाता सूची है। ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा ये प्रकाशित है। इसमें कुल जो है 149 वोटर्स हैं जो स्कूल्स के मेंबर हैं, जो स्कूल में कार्यरत हैं, चाहे वो कार्यालय परिचारी हो, लिपिक हो, शिक्षक हो, पुस्तकालय अध्यक्ष हो, सभी इसके सदस्य हैं, यानी मतदाता हैं। जैसे कि ये मधुबनी जिला का है तो इस पर जिला का नाम लिखा हुआ है। मधुबनी अनुमंडल का है, चूंकि हमारा प्रखंड जो है पंडौल प्रखंड मधुबनी अनुमंडल पड़ता है, तो अनुमंडल का नाम लिखा हुआ है। फिर प्रखंड का नाम लिखा हुआ है कि वो पंडौल प्रखंड है। तो मैं बता दूं एक चीज और, कि जैसे अनुमंडल पार्षद होता है, अगर आपके पास 10 वोटर्स है तो उस पे एक अनुमंडल पार्षद होता है। 10 वोटर्स पे एक अनुमंडल पार्षद का पद दिया गया है। उसका 20 वोटर्स पे एक जिला परिषद का पद दिया गया है और 40 वोटर्स पे एक राज्य पार्षद का पद दिया गया है। अगर मैं पंडौल प्रखंड की बात करूं तो कुल 149 वोटर्स है। उस 149 वोटर्स में मैं अगर 149 को 40 से भागा देता हूं तो 3.72 होता है, यानी 3.72। अगर 20 से अधिक हो जाता है, 4 तिया 12, 120, और इधर जो हो जाता है आपको 19 बचता है, इसीलिए एक और राज पार्षद का पद होता है, यानी 4 राज पार्षद का पद होगा। इसी प्रकार से अगर जिला परिषद की मैं बात करूं तो चूंकि 20 वोटर्स पे एक जिला परिषद होता है, 149 में अगर मैं 20 से भाग देता हूं तो 7.45 होता है। अगर वो 7.5 या 7.5 प्लस आता तो एक पद बढ़ता, लेकिन
4, 5 है, इसीलिए 7 ही पद जिला परिषद के होंगे। और अनुमंडल पार्षद की बात मैं करूँ तो 10 वोटर्स पे एक अनुमंडल पार्षद होता है। 149 में अगर मैं 10 से भाग देता हूँ तो 14.9 यानी 14.5 से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे 15 पद अनुमंडल पार्षद के होंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे कि अनुमंडल पार्षद जो है प्रत्येक 10 वोटर्स पे एक अनुमंडल पार्षद, प्रत्येक 20 वोटर्स पे एक जिला पार्षद और प्रत्येक 40 वोटर्स पे एक राज्य पार्षद होता है। अगर मैं पंडौल प्रखंड की ही बात करूं तो हमारे यहाँ जो वोटिंग होगी तो उसमें 15 अनुमंडल पार्षद के लिए वोट होगा, 7 जिला पार्षद के लिए वोट होगा और 4 पद जो राज्य पार्षद के हैं उसके लिए वोटिंग होगी। तो मैं उसी का बात करूंगा कि आखिर आप वोटिंग कैसे करें, आपको बैलेट मिलेगा, क्या मिलेगा, किस तरह का बैलेट होगा, आप कैसे वहाँ उसका चुनाव करेंगे, किस तरह से आप वोटिंग करेंगे। मेन मेरा फोकस यही है कि आप वोटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, 3 निर्वाचन पदाधिकारी को राज्य या निर्वाचन आयोग जो होते हैं हमारे संघ के, उसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो कि हमारे शिक्षकों, हमारे विद्यालय के ही परिवार यानी प्रखंड, आपके प्रखंड को छोड़कर, जिस प्रखंड में चुनाव हो रहा है उस प्रखंड को छोड़कर दूसरे प्रखंड के हमारे शिक्षक बंधु, शिक्षकेतर बंधु ही वो चुनाव पदाधिकारी होते हैं। वो चुनाव पदाधिकारी आते हैं, फिर 9 से 11 बजे तक उसका टाइमिंग होता है कि आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप नाम वापसी का टाइमिंग होता है। फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वोटिंग का टाइम होता है और 4 बजे के बाद जो है वोटिंग काउंटिंग का टाइम आता है। तो मैं उस पर बहस नहीं करूंगा। मेरा मेन फोकस है कि आखिर वोटिंग कैसे होती है, आप अपने चुनाव पदाधिकारी को सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो वो जो चुनाव पदाधिकारी होते हैं वो जब आपके चुनाव मतदान केंद्र पे आते हैं, जहाँ भी जो भी विद्यालय ही मतदान केंद्र निर्धारित होता है, वो भी चुनाव जिला के जो भी पदाधिकारी होते हैं उसके द्वारा डिसीजन होता है कि इस प्रखंड में इस अमुक विद्यालय पे, इस प्रखंड में अमुक विद्यालय पे चुनाव होगा, ठीक है। तो चुनाव जो पदाधिकारी आते हैं, जो नॉमिनेशन लेते हैं, अगर नॉमिनेशन के आधार पर देखते हैं, अगर मान लीजिए मेरे यहाँ 4 अनुमंडल का 4 राज्य पार्षद यानी साधारण पार्षद का पोस्ट है, अगर 3 ही व्यक्ति उस पर नॉमिनेशन करते हैं तो तीनों को निर्विरोध चुन लिया जाएगा। अगर 4 व्यक्ति इस पद पे नॉमिनेशन करते हैं तो चारों को निर्विरोध चुन लिया जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ साधारण पार्षद का 4 सीट है। इसी तरह से जिला पार्षद की बात करें, अगर 7 व्यक्ति तक नॉमिनेशन करते हैं तो 7 व्यक्ति को निर्विरोध मान लिया जाएगा कि आप जिला पार्षद घोषित किए जाते हैं। और उसी प्रकार अगर 15 व्यक्ति तक अनुमंडल पार्षद में नॉमिनेशन करते हैं तो 15 व्यक्ति का नाम अनुमंडल पार्षद निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। लेकिन अगर 5 व्यक्ति राज्य पार्षद की नॉमिनेशन करता है, अगर 8 व्यक्ति, 9 व्यक्ति, 10 व्यक्ति जिला पार्षद के नॉमिनेशन करता है, अगर 15 से अधिक व्यक्ति अनुमंडल पार्षद के नॉमिनेशन करता है तो उस स्थिति में चुनाव होना तय है और चुनाव होता है। तो हम चुनाव कैसे करते हैं, तो मैंने यही कहा, सबसे पहले नॉमिनेशन होता है, उसके आधार पर देखा जाता है। अगर जो क्राइटेरिया है राज्य पार्षद के सीटों का, जिला पार्षद की सीटों का, अनुमंडल पार्षद की सीटों का, अगर उतना होता है तो ठीक, अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर जो चुनाव पदाधिकारी प्रतिनियुक्त होते हैं वो एक वायलेट बनाते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, बैलेट पेपर का भी नमूना दिखाता हूँ। उसमें एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि अगर मैं दूसरे को वोट करूंगा तो पता चल जाएगा कि भाई मैंने उसको वोट किया, मैंने उसको वोट किया, मैंने इसको वोट दिया। बाद में ये कटुता कौन मोल ले कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, आपने मुझे वोट नहीं दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, गुप्त मतदान है, पूरी तरह से गुप्त मतदान है। और आपने किसको मतदान दिया ये किसी को पता नहीं है। हाँ, आपके बैलेट पेपर पे आपका नाम जरूर होता है। ये देखिए बैलेट पेपर का, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ, हो सकता है ये अक्षर उल्टा दिखाई दे, लेकिन फिर भी देखिए और समझिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे प्रखंड, मैंने एक नमूना बनाया है अपने पंडौल प्रखंड के लिए, जिसमें लिखा हुआ है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी प्रखंड शाखा पंडौल, ठीक है। उसका मतपत्र क्रमांक होगा जो कि मतदान पदाधिकारी जो आए होंगे वो देंगे, 1 2 3 4 5 6 जितने तक होंगे उतने तक वैलेट इशू करेंगे, ठीक है। उसमें फिर दिनांक होगा, उसके बाद मतदाता का नाम। ये देखिए, यही डराने वाली बात है कि मतदाता का नाम होगा, मतदाता सूची में उस मतदाता का क्रमांक होगा, फिर मतदाता का हस्ताक्षर होगा। ये तीनों चीज अंकित होंगे इस वैलेट पे। अब आप कह सकते हैं कि भाई ये तीनों चीज़ अंकित होगा, जो कि काउंटिंग के वक्त में दिखाएगा कि इसमें किन को वोट पड़ा है, ये देख लिया जाए, फलाना बाबू ढेकाना बाबू को वोट पड़ा है, तब तो पता चल जाएगा अरे ये तो फलाना बाबू का बैलेट है और इन्होंने तो मुझे वोट ही नहीं दिया।
तो इसके लिए आप डरिए नहीं, क्योंकि वो मैंने पहले भी कहा था गुप्त मतदान है और वो गुप्त मतदान ही है। इसके 2 पार्ट होते हैं, बैलेट पेपर के 2 पार्ट होंगे। एक यहाँ से जो है पार्ट है, मैं बताता हूँ, ये यहाँ से मोड़ के मतदान पदाधिकारी होते हैं, वो फाड़ के रख लेते हैं। आपसे सिग्नेचर करवा के आपको जब वैलेट इशू करेंगे तो आपसे वो सारी जो भी संख्या, वो सारे डिटेल्स वो भरवा के ये फाड़ के आपको रख लेंगे। मैं फाड़ के भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो कटिंग है, जिसको अधकट्टी जनरली भाषा में कहते हैं, ये जो फटा हुआ पार्ट्स है वो मतदान पदाधिकारी अपने पास रख लेते हैं। अब आपके पास बचता है ये छोटा सा पार्ट। मान लीजिए मैं पंडौल प्रखंड की ही बात करता हूँ, मेरे यहाँ मैंने मान लिया कि अनुमंडल पार्षद 15 नॉमिनेशन था, अनुमंडल पार्षद पे चुनाव नहीं होना है, सबों को निर्विरोध चुन लिया गया है। और मेरे यहाँ मान के चलिए राज्य पार्षद और जिला पार्षद के लिए वोटिंग हो रही है, तो एक ही बैलेट पे मैंने दोनों के लिए बना दिया है। ये देखिए, ये पद जिला पार्षद, ठीक है, क्रम संख्या, जो क्या कहते हैं वो कैंडिडेट हैं उसका नाम, और इसके आगे कोष्टक भरा हुआ था, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये मैंने एक उदाहरण दिया है, ठीक है। देखिए, ठीक से देखिए, ये क्रम संख्या है, ये देखिए, ये क्रम संख्या है, ये इसके आगे इनका नाम है और ये कोष्टक दिया हुआ है, ठीक। तो मैं इसी की बात कर रहा था, ये बैलेट पेपर है और ये गुप्त मतदान है, बिल्कुल। अब इसके बाद ये पता नहीं कि ये मेरा बैलेट है या आपका बैलेट है या किनका बैलेट है, ठीक है, गुप्त मतदान है। तो इसी प्रकार का बैलेट होगा, जिसमें कि क्रम संख्या होगा, जो कैंडिडेट्स होंगे उसका नाम होगा, मैंने 2 नाम दिया है, फिर ABCD कर दिया है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ भी एक नाम दिया है और ABCD कर दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार का बैलेट होगा। अब राज्य पार्षद की बात करें तो पंडौल प्रखंड में 4 पद राज्य पार्षद का था, तो आप 4 कैंडिडेट के आगे, जो नाम के आगे जो है, ये 9 का निशान लगाएंगे। उसमें वरीयता की बात नहीं होती है, सिर्फ ये 9 सही का निशान जो है, सही का निशान लगाना है। उसमें वरीयता नहीं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, वरीयता डिसाइड नहीं होता है। इसलिए ये भी आपने फिक्र रहे कि आपने चारों को अगर वोट दिया है तो उसके वोट का मान बराबर है, चारों के लिए इक्वल वोट का मान बराबर है। अगर राज्य पार्षद में 4 पद है और 7 आदमी खड़े हैं तो आपको मात्र 4 को ही वोटिंग करनी है। अगर आप 5 को वोटिंग करते हैं तो आपका जो बैलेट है अवैध घोषित हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिए। दूसरी बात, ये जो 9 का निशान लगाना रहता है, सही का निशान लगाना रहता है, वो आपके पास जो कलम होंगे उससे आप कतई नहीं लगाएं, फिर भी ये आपका बैलेट जो है अनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि वहां मतदान पदाधिकारी जो हैं वो पेन देंगे, स्केच देंगे। संभवतः जनरली स्केच ही दिया जाता है, स्केच ही रखते हैं। वहां जो आपको स्केच मिलेगा, वहां जो आपको पेन मिलेगा, उसी पेन से उनके नाम के आगे जो भी बॉक्स होता है, ये देख लीजिए, बॉक्स से बाहर नहीं हो, बॉक्स के अंदर ही इस प्रकार का 9 का निशान आप लगा देंगे। और ये भी जितनी संख्या है, अगर जिला पार्षद में 7 पद है तो 7 लोगों को ही आप डाल सकते हैं। अगर राज्य पार्षद में 4 पद है तो 4 ही व्यक्ति के आगे, नाम के आगे आप 9 का निशान लगा सकते हैं। अगर आप 5 के आगे लगाते हैं फिर भी आपका अनवैलिड हो जाएगा। अगर आप 8 के आगे लगाते हैं, इधर 4 का आपने लगाया, तो ये पूरा जो है आपका ये वैलिड अनवैलिड हो जाएगा। अगर आपने अपने पेन से लगाया जो आपके पॉकेट में होगा, फिर भी ये अनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए ये ख्याल रखिएगा आप कि वैलिड पेपर पर जो वहाँ आपको कलम मिलेगा, उसी कलम से 9 का निशान, सही का निशान जो है लगाना है। और आपको चारों कैंडिडेट के लिए आपके मत का वैल्यू सेम है। ये न मत सोचे कि मैंने उसको प्रथम वरीयता दिया, द्वितीय MLC चुनाव की तरह प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता, इस तरह वरीयता नहीं होता है। यही एक खासियत है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के चुनाव की। दूसरी ये भी खासियत है कि लोग इसमें बहुत सारे प्रचार प्रसार अन्य चुनावों में देख लीजिए, महीनों महीनों चलता है, लेकिन उसमें एक ही दिन में सारी चीज़ होती है। 9 बजे से लेकर नॉमिनेशन होता है, फिर नाम वापसी होती है, इसकी स्क्रूटनी होती है, फिर नाम वापसी होती है, फिर मतदान होता है और काउंटिंग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने पदाधिकारी को चुन सकते हैं। फिर उसको मोड़ने का भी तरीका है, जैसे हम लोग मुखिया वगैरह के चुनाव में पहले जो बैलेट होता था पेपर का, उसका यूज करते थे, तो आप अगर 2 पार्ट्स में बटा हुआ तो इसको मोड़ने का तरीका भी है। यानी 20 से ये जो फोल्ड करते हैं, 20 से फोल्ड करने के बाद जो आधा पार्ट बचा उसको भी 20 से फोल्ड कीजिए, फिर उधर से भी 20 से फोल्ड कीजिए। अब इसको फिर इसके बाद मोड़िए
और उसके बाद इसको बीच से ऐसे मोड़ करके जो भी बैलेट बॉक्स होगा उस बैलेट बॉक्स में आप डाल दें। आपके मताधिकार का प्रयोग हो गया। आपने अपने पदाधिकारी को चुन लिया जो कि आपका प्रतिनिधित्व आपके एक वोट के रूप में जिला स्तर पर करेंगे, प्रखंड स्तर पे करेंगे, राज्य स्तर पे करेंगे और आपके प्रतिनिधित्व आपके संघ को मजबूत बनाएंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एक जो भ्रांतियां थी या कि मेरे वोट देने के बाद मेरे वो पता चल जाता है। चाहे आप वोटिंग करना अगर चाहते हैं कि मैं कैसे मताधिकार करूं, चूंकि 3 साल का ही 3 साल के लिए चुनाव होता है, लेकिन चुनाव बहुत देरी से हो जाता है, 5 साल 6 साल तक भी हो जाता है, किया जाता है। खैर इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। मेरे आज के वीडियो का मात्र यही उद्देश्य था कि आप अपने पदाधिकारी को कैसे चुनेंगे। तो ये बैलेट पेपर था। इसी बैलेट पेपर में उसके नाम के आगे जितने संख्या होंगे, अगर 4 राज्य पार्षद हैं तो 4 आदमी को वोटिंग कर सकते हैं, अगर 7 जिला पार्षद है तो 7 आदमी को आप वोटिंग कर सकते हैं, अगर 15 अनुमंडल पार्षद है तो 15 व्यक्तियों को वोटिंग कर सकते हैं। अगर उससे अधिक करते हैं तो फिर अनवैलिड हो जाएगा आपका बैलेट। चूंकि हम सभी एजुकेटेड हैं, वो शिक्षितों का मताधिकार है, तो उसको सोच समझ कर करें कि ताकि आपका एक वोट बहुत दूसरे के लिए आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो और वो आप अनवैलिड नहीं हो। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम अपने मताधिकार का कैसे प्रयोग करेंगे। और वोट जरूर करें, कहीं भी हो वोट जरूर करें, जाएं वोटिंग करें, आप अपने प्रतिनिधि को चुनें और सच्चे, अच्छे और ईमानदार प्रतिनिधि को चुनें। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, उसको लाइक भी कर ले, बेल आइकन का बटन जो है उसे भी दबा ले, ताकि आगे भी मैं किसी प्रकार का वीडियो बनाता हूँ, एडिटोरियल हो या फिर मनोरंजन हो, तो वो आप तक मेरा वीडियो पहुँच सके। मुझे आशा है आपको बहुत इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, इस 15-17 मिनट की वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।